एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, चलिए समराइज करते हैं इसको। ठीक है, देखिए अगर ये दो चार्जेज हैं Q1 और Q2 और दोनों के बीच में कुछ फोर्स लग रहा है, तो अगर ये मीडियम है तुम्हारा वैक्यूम, तो फोर्स जो लग रहा होगा इलेक्ट्रिकल फोर्स वैक्यूम में, वो लग रहा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉडुलस ऑफ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, मैग्नीट्यूड की बात करें तो। और अगर ये होगा कि कोई और मीडियम, मीडियम कोई और है जिसका कि रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है, तो उस पर जो फोर्स लग रहा होगा मीडियम में, वो डायरेक्टली आप लिख सकते हो वैक्यूम में लगने वाले फोर्स का एप्सिलॉन आर। मतलब ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन आर मॉडुलस ऑफ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और याद रखना है कि ये प्रत्येक चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स है, नेट फोर्स। ठीक है, कहीं कहीं पर आप ऐसा भी लिखा हुआ देखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमने एक नई क्वांटिटी डिफाइन की है एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मतलब जो परमिटिविटी जिस मीडियम की बात कर रहे हैं उस मीडियम की, जिस मीडियम में हमने चार्ज को रखा है उस मीडियम की परमिटिविटी। तो कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखा हुआ देखोगे कि एफ मीडियम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू मॉडुलस ऑफ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ऐसा भी लिखा हुआ देखोगे कहीं कहीं। देखो, मॉडुलस ऑफ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये एप्सिलॉन असल में है क्या, ये एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर मिल करके ही क्या बना दिया है, एप्सिलॉन बना दिया है। ठीक है, तो ये कुछ ज्यादा कुछ जो है इंफॉर्मेशन है। सिंपल बात है कि अगर वैक्यूम की अगर बात करेंगे हम लोग, तो वैक्यूम मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर कितना होना चाहिए था, और वैक्यूम के लिए खुद से सोचो। एप्सिलॉन आर क्या था, एप्सिलॉन आर क्या बोलता था कि अगर वैक्यूम मीडियम में, मतलब जिस मीडियम में रखने, किसी मीडियम में रखने पर चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स कितना गुना कम हो जाता है, वही एप्सिलॉन आर बता रहा होता है। नहीं तो वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर कितना हो जाएगा, 1। हो जाएगा डेफिनेटली। अरे भाई ये तो क्या बता रहा होता था, एप्सिलॉन आर को अगर मैं एकदम साधारण भाषा में बोलूं तो क्या बोलूंगा कि किसी मीडियम में रखने पर, किसी मीडियम में दो चार्ज के बीच, दो चार्जेस के बीच या फिर मैं ज्यादा बेहतर बोलूं तो मैं बोलूंगा किसी मीडियम में, किसी चार्ज पर, किसी मीडियम में किसी चार्ज पर लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक फोर्स वैक्यूम मीडियम के मुकाबले, मीडियम के कंपैरिजन में कितना गुना कम हुआ। यही एप्सिलॉन आर होता है। नहीं देखे ना, एकदम समझने वाली भाषा में बात कर रहे हैं कि कोई मीडियम लिया और उसमें कोई चार्ज रखा, पहले वैक्यूम में रखा हुआ था, अब मीडियम में रख दिया, तो मीडियम में रखने पर जो उस पर लगने वाला फोर्स है वो वैक्यूम में लगने वाले फोर्स से कितना गुना कम हुआ, वही एप्सिलॉन आर बता रहा। तो वैक्यूम के लिए क्या होगा, एप्सिलॉन आर 1। समझ में आ रही बात। अच्छा, मैंने तुम लोग को बताया कि कंडक्टर के लिए, कंडक्टर मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर कितना बताया, इनफाइनाइट बताया। तो बताओ तो कि अगर कंडक्टर मीडियम में कोई अगर मैं रख दूंगा तो फोर्स कितना लगेगा चार्ज पर, अगर एफ
कंडक्टर मीडियम में रख दूंगा तो चार्ज कितना लगेगा फोर्स में? जीरो फोर्स पर कितना, चार्ज पर कितना जीरो फोर्स लगेगा? डेफिनेटली इन कंडक्टर मीडियम फोर्स ऑन चार्ज क्या हो जाएगा? नेट फोर्स ऑन चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कैसे? फॉर्मूला क्या था? वैक्यूम में जितना लगेगा वो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर, यही था ना फॉर्मूला। उस फॉर्मूले को लगा रहा हूं मैं, उस फॉर्मूले के आधार पर मैं लिख रहा हूं। देखो कंडक्टर मीडियम के लिए तो हमारे पास पहले ही से उपलब्ध है, एप्सिलॉन आर जो होगा वो इनफाइनाइट है। तो असल में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? मैं लिखूंगा कि अगर कंडक्टर मीडियम है, अगर कंडक्टर मीडियम है तो फोर्स लिखूंगा क्या उस केस में? एफ नेट बराबर एफ वैक्यूम में डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर, लेकिन एप्सिलॉन आर तो इनफाइनाइट है और कुछ भी किसी भी टर्म संख्या को इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? जीरो। ये जीरो हो गया। ठीक है, तो ये फिर हो गया तुम्हारे किसी मीडियम में अगर चार्ज को रखते हो तो उस पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरीके से प्रभावित होता है। चलो एक दो सवाल कर लेते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सवाल कर देंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो कि ये था तुम्हारा एक चार्ज 10 माइक्रोकूलम, ठीक है, और दूसरा चार्ज था मान लो 9 माइक्रोकूलम। ये डिस्टेंस है 3 मिलीमीटर, ठीक है, 3 मिलीमीटर डिस्टेंस है। और दिया हुआ है आपको कि जिस मीडियम में रखा हुआ है उस मीडियम का एप्सिलॉन आर आपको दिया हुआ है 80, एप्सिलॉन आर 80 दिया हुआ। अच्छा, एप्सिलॉन आर के बारे में ये बात जान लो कि एप्सिलॉन आर का कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि एप्सिलॉन आर बराबर, एप्सिलॉन आर है क्या? दो फोर्सेज का रेशियो है ना। एप्सिलॉन आर क्या है? दो फोर्सेज का रेशियो है। एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाई एफ मीडियम है, दोनों फोर्सेज का रेशियो है, तो यूनिट तो कुछ होगा नहीं इसका। तो 80 दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि इस Q1 चार्ज पर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा। फोर्स एफ नेट Q1 चार्ज पर एफ नेट कितना लग रहा होगा, निकाल करके दिखाओ सभी लोग जल्दी से, फटाक से, बनना चाहिए। सिंपल बात है, क्या फॉर्मूला लगाओगे? पहले अगर वैक्यूम होता तो कितना फोर्स लग रहा होता वैक्यूम में? 9 इंटू 10⁹9। इन वैक्यूम मीडियम अगर बात करते तो इंटू 10 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई कितना? 9 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि स्क्वायर हो गया ना, होगा या नहीं? ये वैक्यूम में होता या नहीं? वैक्यूम में डिवाइड तो सोल्व करोगे कितना मिलेगा? ये कट गया, ये भी कट गया, ठीक है, फाइनली कितना आएगा जी? बताओ कितना आएगा? 9 इंटू 9 10⁴ इंटू 10 90,000। कितना न्यूटन आएगा? होगा ना। और अगर मुझे मीडियम में निकालना है तो क्या करेंगे? इसी में डिवाइड कर देंगे, किससे? 80 से। तो क्या मिलेगा? 9 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई 80। क्या मिला जी डिवाइड करने पर? 9,000/8। 9000 डिवाइड बाई 8 सोल्व कर सकते हो। 10⁻³ ना होगा सर? इसमें 9 इंटू 10⁻³ देखो रे बच्चा, ये 10 है ना यहाँ पे, अच्छा हाँ हाँ यस सर। तो 9/8 किलो न्यूटन लिख सकता हूँ इसको। समझ में आई बात? कैसे कैसे हुआ? 1150।
हाँ जो भी है, yes, ठीक है, क्लियर है सबको? yes sir. यस सर। चलो एक सवाल और बनाओ, इस बार तो बनाना तुम लोग। इस बार दिया हुआ है कि दो चार्जेज हैं और जल्दी जल्दी कर दिए। Q1 है और Q2 है, ये दिया हुआ है -5 माइक्रोकूलम और ये दिया हुआ है माइनस 21 या +21 माइक्रोकूलम। 21 नहीं करता हूँ, 27 कर देता हूँ, +27 माइक्रोकूलम, ठीक है। जब ये वैक्यूम में था, तो दोनों के बीच का जो फोर्स था वो था, लेट इट बी, जब ये वैक्यूम में था तो दोनों के बीच का फोर्स था कितना, रुको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेता हूँ। ये हो गया ऐसे, 10⁻⁻6 और ये है 27 × 10⁻⁻6 और ये हो गया तुम्हारे पास 22 गुना 25 गुना 10, ये फोर्स था आपका, जस्ट होल्ड ऑन, ये फोर्स था आपका 6715 न्यूटन, ठीक है। फिर एक मीडियम में ले जाया गया उसको, और मीडियम में ले जाते ही उसका जो फोर्स हो गया ये घट गया, और कितना टाइम्स घट गया है, घट करके ये हो गया है आपका 33.75 न्यूटन। आपको बताना है एप्सिलॉन आर क्या होगा, और उसके बाद आपको ये भी बताना है कि दोनों चार्जेज के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये भी बताना है। बनाओ, बना के दिखाओ। अच्छा देखो, एक क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं थोड़ा। देखो, एप्सिलॉन आर बराबर फॉर्मूला तो पता ही होगा ना, एफ बी डिवाइडेड बाई एफ एम। एप्सिलॉन आर बराबर क्या लिख सकते हैं, 6750। सर 6√5 आएगा आर। देखते हैं ये कितना आ जाएगा, 200, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। चलिए फोर्स की बात करते हैं। फोर्स बराबर लिख सकते हैं हमारे पास के, यानी कि 9 × 10⁻⁹ वैक्यूम वाला केस ही डिस्कस करते हैं, इंटू 5 × 10⁻⁶ इंटू 27 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई r², ये लिख सकते हैं। और फोर्स का वैल्यू कितना है, 6750 है, 6750 डिवाइडेड बाई 9 इंटू, या ऐसा करते हैं ना, इतना बराबर 6150 है ना, r² इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 27 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 6750। अब डिवाइड करके देख लो क्या क्या आएगा। r² ये इक्वल सर टू 6/5 ही आएगा। 45 इंटू 27 इंटू 10⁻, ये कितना हो जाएगा, -3 माइनस डिवाइड बाई 6750। कट रहा है क्या, देखो जरा,
45 into 27, 45 से 6750 कट जाएगा 150 माइनस। और 45 से कितना 6750 कट जा रहा है। यस सर 150। ठीक है, तो 150 कर दिया इसे, यहाँ से हो जाएगा 5, 45 45 से सॉरी 45 से। सर 9/500 बचेगा। तो ये हो जाएगा 150, यहाँ से हो जाएगा 50, 9, तो क्या है आपके पास आर स्क्वायर इक्वल टू 9/6 9 into 10 to the power 4 -3, यानी कि 9/5 इंटू 10 टू पावर 4, 10 टू पावर -4 होगा। ठीक तो आ रहा था, लोग लोगों का लगता है। आर स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3/√5 इंटू 10 टू पावर -2, आर बराबर। यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत, लिखा जा सकता है। कितना मीटर में होगा ऐसे निकाल सकते, कोई दिक्कत इसमें, इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना। ये एक लास्ट सवाल कर दो। इसमें क्या है कि ये होमवर्क में दे देता हूँ तुम लोग खुद से सोच के लगा। 2 थ्रेड है, रस्सी, धागा बोल सकते हो, धागा भी बोल सकते हो। थ्रेड में चार्ज Q1 है इस पर, और मास इसका m है। ये छोटा सा पार्टिकल इसे है, छोटा सा पार्टिकल स्फेयर, बहुत छोटा सा स्फेयर इससे जुड़ा हुआ है, और एक और स्फेयर इधर से जुड़ा हुआ है। दोनों पे चार्ज जो है वो सिमिलर टाइप के, इसलिए दोनों में रिपल्सन हो रहा है। इस पर Q2 चार्ज है और मास इसका भी m है। ठीक है, यहाँ पर θ1 है और ये θ2। ठीक है, आपको बताना है, इसको m1 मान लिया, इसको m2 मान लिया, और ये L1 है और ये L2 है। तुम्हें अलग अलग कंडीशन है, बताना है क्या कि θ1 ग्रेटर देन θ2, θ1 इक्वल टू θ2 और θ1 लेस देन θ2, इनमें से कौन सा सही होगा जब if which is valid if L1 और L2 दोनों बराबर हो जाए तो। ठीक है, पहला। दूसरा, M1 और M2 बराबर हो जाए तो। तीसरा, Q1 और Q2 बराबर हैं। इस केस में भी मैं Q1 और Q2 को बराबर मान रहा हूँ, बराबर बोल रहा हूँ। इस केस में भी Q1 और Q2 को बराबर बोल रहा हूँ। इस केस में मैं M1 को बड़ा मान रहा हूँ M2 से, और M1 M2 भी बराबर है इस केस में। ठीक है, इस केस में मैं डिफरेंट मान रहा हूँ। इस केस में मैं मान रहा हूँ कि M1 जो है वो छोटा है M2 से। Q1 बराबर Q2 है और L1 बराबर L2 है। और इस केस में Q1 बराबर Q2 है, लेकिन M1 बड़ा है M2 से, और L1 बराबर L2। इन तीनों केसेज में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वैलिड होगा हर केस के लिए। इसके लिए कौन सा वैलिड होगा, इसके लिए कौन सा वैलिड होगा, इसके लिए कौन सा वैलिड होगा, समझे? ये बताना है, यही होमवर्क है। और उसके अलावा कुछ और अच्छे क्वेश्चन हम भेज देंगे, उसको बनाइएगा। ठीक है,
समझ में आ रहा है ये सवाल सबको? ठीक।